नमस्कार दोस्तों, इंडियन सिविल सर्वेंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग पिछले टॉपिक को फिर से कवर करेंगे। ठीक है, तो हम लोग जो सो पहले पिछले टॉपिक में जो सो कोलेजियम प्रणाली जो सो सुप्रीम कोर्ट का पढ़े थे और उसमें से जो सो हम लोग देखे थे कि सुप्रीम कोर्ट में कोलेजियम प्रणाली के द्वारा जजों की नियुक्ति कैसे होती है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कोलेजियम प्रणाली के द्वारा होती है और कैसे होती है उसकी प्रक्रिया को हम लोग देखे थे पूरी तरह से, और ये भी देखे थे कि कोलेजियम सिस्टम कैसे आया था इंडिया में। ठीक है ना। तो कोलेजियम सिस्टम इंडिया में पहले नहीं था, लेकिन इंडिया में बाद में आया। ठीक है ना। और इससे पहले क्या था कि इससे पहले कोई भी सिस्टम नहीं था, और इससे पहले जो सो सरकारी जजों की नियुक्ति करती थी वरिष्ठता के आधार आधार पर। बट जजों ने जो सो संसद से या फिर कार्यपालिका या फिर विधायिका से ये शक्ति छीन ली, जज की नियुक्ति की शक्ति छीन ली संघ से। ठीक ना। और छीन के ये शक्ति अपने पास ले ली कोलेजियम प्रणाली से। लेकिन कुछ दिनों तक कोलेजियम सिस्टम जजों के हाथों में रहा, मतलब न्यायपालिका के हाथों में रहा। क्यों? क्योंकि जानते हैं हम लोग कि 1993 से सरकार जो सो इंडिया में गठबंधन की सरकार चलती आ रही है। ठीक ना। 1990 से 1993 से इंडिया में जो सो गठबंधन की सरकार बनती आ रही है। तो उस टाइम से कोई भी सरकार जो सो अपना कोई भी प्रस्ताव सही तरीके से पास नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसके पास बहुमत नहीं होती थी। और बहुमत नहीं होती थी तो वो कोई भी कानून संसद में जो सो पारित नहीं करवा पाती थी। लेकिन जब 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार है वो फिर से बनती है, तो कार्यपालिका या फिर विधायिका जो सो अपनी संसद को अपनी शक्ति को वापस पाने का प्रयास करती है एक बार फिर से। और ये जो कोलेजियम सिस्टम है, संसद उसको रद्द करने का प्रस्ताव पारित करती है संसद में। ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे कि संसद जो सो कोलेजियम सिस्टम को कैसे नष्ट करती है और कितना हद तक नष्ट कर पाती है या फिर नष्ट नहीं कर पाती है। तो ये जिस संस्थान को भी हम लोग देखने जा रहे हैं उसका नाम है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ठीक है ना। शॉर्ट में इसी को बोलते हैं NJAC। ठीक है ना, शॉर्ट में। और हिंदी में इसको बोलते हैं राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। ठीक है ना। और ये जो सो इसका उल्लेख जो सो मूल संविधान में नहीं है, इसको जो सो संसद ने पारित किया है 99वां संविधान संशोधन के द्वारा। और ये कब हुआ था? 2014 में हुआ था। ठीक है ना। याद रखिएगा कि ये जो है NJAC है, वो जो सो हमारा 99 अमेंडमेंट के द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। ठीक है। इसी के द्वारा इसमें कुछ आर्टिकल जोड़े गए हैं, और इसके द्वारा जो सो इसका ये जो 99 अमेंडमेंट हुआ है, इसका मेन उद्देश्य जो सो मेन पर्पस था कि कॉलेजियम सिस्टम को इंडिया में खत्म कर दिया जाए और उसके जगह पर एक नई तरीके का या फिर एक नई संस्था का गठन किया जाए, और उसके द्वारा जो सो न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति किया जाएगा। और वो संस्थान यही था NJAC, इसी का गठन किया गया था 99वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है ना। और ये हुआ था 2014 में, याद रखिएगा। 2014 में ये हुआ था, और इसके द्वारा जो सो कोलिजन सिस्टम को खत्म करने का प्रयास किया गया था। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा जो सो कोलिजन के इससे खत्म करने का प्रयास किया गया था, क्योंकि कोलिजन के द्वारा जो सो न्यायपालिका की नियुक्ति की शक्ति जो सो न्यायपालिका के हाथों में चली गई थी, और संसद इसको अपने हाथों में लेना चाह रही थी। इसलिए जो सो सरकार ने एक संशोधन पारित किया जिसका नाम है जो 99वां संविधान संशोधन है। ठीक है। और ये 2014 में हुआ था। अब हम लोग देखते हैं कि इस संशोधन के द्वारा जो सो पहले तो हम लोग जान गए कि इस संशोधन के द्वारा कॉलेजों को खत्म करने का प्रयास किया गया था। और जो सो इस संशोधन के द्वारा जो सो कॉलेजियम सिस्टम को हटाकर NJAC को लाने का प्रयास किया गया। ठीक ना, ताकि इसी से जजों की नियुक्ति किया जा सके। अब देखिए, ये जो 99 अमेंडमेंट है, इसके द्वारा जो संविधान में तीन नई आर्टिकल जोड़ा गया था। ठीक ना।
तो आर्टिकल भी हम लोग देख लेते हैं, और वो 3 आर्टिकल है हमारा 124 ए, ठीक ना, याद रखिएगा 124 ए है और 124 बी है और फिर 120 सी है, ठीक ना। आर्टिकल 124 ए, आर्टिकल 124 बी, आर्टिकल 124 सी, ये 3 आर्टिकल जिसमें संविधान में जोड़े गए थे 99 संविधान संशोधन के द्वारा। और इसी आर्टिकल में जो सो जजों की नियुक्ति के प्रावधान किए गए थे कि कैसे कैसे जजों की नियुक्ति होगा एनजीएसी के द्वारा, और इसमें क्या क्या जो सो शर्तें या फिर नियम होंगे। अब हम लोगों ने ये तो देख लिया कि इसके द्वारा 3 आर्टिकल जोड़े गए थे और इसके द्वारा जो सो एनजेएसी का गठन का प्रावधान किया गया था। अब हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो एनजेएसी है इसका गठन कैसे किया गया था, ठीक ना। इसका गठन कैसे किया गया संसद के द्वारा। चलिए हम लोग जैसे एनजेएसी का गठन देख लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए ये है हमारा एनजेएसी, ठीक है ना। ये है हमारा एनजेएसी और ये जो सो इसमें टोटल जो सो 6 मेंबर है, याद रखिए ये 6 सदस्य है, ठीक ना, 6 मेंबर है इसमें टोटल। एनजेएसी में यानी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग में जो सो टोटल 6 मेंबर होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें 6 मेंबर कौन कौन होते हैं और ये जो सो संसद ने बनाया है अपने कानून से। तो देखिए इसमें जो सो सबसे पहला होता है हमारा अध्यक्ष, ठीक ना। सबसे पहले यहाँ पे कौन होगा, तो यहाँ पे जो सो अध्यक्ष होगा। और अध्यक्ष कौन होता है, तो यहाँ पे देखिए अध्यक्ष जो है सो सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान मुख्य न्यायाधीश होता है, ठीक ना। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है यानी सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है इसका अध्यक्ष एनजेएसी का। तो ये हो गया इसमें एक सदस्य, ठीक है ना, एक सदस्य यहाँ पे आ गया। अब बच गए हमारे 5 सदस्य। अब 5 सदस्य कैसे कैसे आते हैं उसको भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 5 सदस्य कैसे कैसे आते हैं सो 5 से 10 हमारे यहाँ पे बच गया, ठीक ना, मतलब मेंबर यानी सदस्य। अब देखिए 5 सदस्य में से कौन कौन यहाँ पे आएंगे। तो देखिए 5 सदस्य में 2 सदस्य जो सो सबसे पहले आएंगे हमारे सुप्रीम कोर्ट के 2 जज, ठीक ना। और इसमें से कौन होंगे, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम जज, ठीक ना। आज देखिएगा सीनियर जज, जो सबसे सीनियर मोस्ट होंगे। यहाँ पे 2 जज आ गए सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे वरिष्ठतम होंगे। फिर एक आएगा हमारा यहाँ पे भारत का विधि मंत्री, ठीक ना, याद रखिएगा संघ का विधि मंत्री, राज्य का नहीं, सेंट्रल का विधि मंत्री। संघ का विधि मंत्री आएगा और यहाँ पे 2 सदस्य और आ जाएगा इसमें, ख्याति लब्ध सदस्य आएंगे, ठीक ना, 2। यहाँ पे 2 मेंबर आएंगे, यहाँ पे एक आएंगे। ख्याति लब्ध मेंबर आएंगे यहाँ पे 2, ठीक ना।
यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं एनिमेंट। दो ख्याति लब्ध मेमोर आएंगे, इसको बोलते हैं इंग्लिश में एमिनेंट, ठीक ना, याद रखिएगा एमिनेंट बोलते हैं इसको। तो देखिए एनजेएसी का जो गठन है यही है इसका गठन, ठीक ना, रचना इसकी यही है। इसमें से एक आएंगे हमारे सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष, और अध्यक्ष जो सो वर्तमान सीजेआई होगा, ठीक ना। और इसमें बाकी 5 मेंबर आएंगे, और 5 मेंबर में से जो सो दो सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर मोस्ट जज होंगे, वरिष्ठतम जज होंगे 2, और एक जो सो संघ का विधि मंत्री होगा, और 2 बच गए ख्याति लब्ध सदस्य आएंगे। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कि ये ख्याति लब्ध सदस्य जो सो क्या होता है, ठीक ना। उसके बाद समझ जाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति कैसे किया जाएगा, और संसद क्या चाह रही है इसमें। तो देखिए ख्याति लब्ध सदस्य जो है, 2 सदस्य है ना ख्याति लब्ध, तो उसको जो सो 3 सदस्यीय समिति मनोनीत करेगी, ठीक ना। वहाँ पे 2 मेंबर है, लेकिन वो 2 मेंबर को जो सो 3 सदस्यीय का एक समिति जो सो उसको नियुक्त करेगी, मनोनीत करेगी, ठीक ना, चयन करेगी उसका। 3 सदस्यीय का एक समिति जो सो उसको मनोनीत करेगी। 3 सदस्यीय समिति। ये 3 सदस्यीय समिति जो सो 2 ख्याति लब्ध मेंबर को मनोनीत करेगी। और ये 3 सदस्य जो है, इसमें सदस्य कौन कौन होंगे, तो देखिए इसका मेंबर जो सो कौन कौन होगा वो देख लीजिए। इसका एक अध्यक्ष होगा, ये 3 सदस्य में एक अध्यक्ष होगा, ठीक है ना। और अध्यक्ष यहाँ पे होगा सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान मुख्य न्यायाधीश। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। फिर दूसरा मेंबर हमारा होगा भारत का वर्तमान प्रधानमंत्री, ठीक है ना। और फिर ये जो तीसरा मेंबर हमारा होगा, इसमें जो सो लोकसभा में विपक्ष का नेता होगा, ठीक है ना, लोकसभा में विपक्ष का नेता या फिर जो सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता है वो होगा। लोकसभा में अपोजिशन का लीडर होगा, ठीक है ना, विपक्ष का नेता। लोकसभा से विपक्ष का नेता होगा। तो देखिए ये जो 2 ख्याति लब्ध सदस्य हैं, ख्याति लब्ध मेंबर हैं, उसको जो सो 3 सदस्यीय कमेटी जो सो नियुक्त करेगी। उस कमेटी में जो सो समिति में जो सो 2 अध्यक्ष, एक अध्यक्ष होंगे, और अध्यक्ष जो सो सुप्रीम कोर्ट का ही जज होगा वर्तमान सीजेआई, और एक होगा पीएम, और एक होगा लोकसभा में विपक्षी दल का सबसे बड़ा नेता, ठीक ना, या फिर जो सो बोल सकते हैं कि सबसे बड़े विपक्ष का नेता जो सो होगा। और इसके द्वारा जो सो 2 ख्याति लब्ध सदस्य को मनोनीत किया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ फैक्ट है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या फैक्चुअल कॉन्सेप्ट यहाँ पे संसद ने दिया है। संसद ने पहले बोला है
कि संसद ने क्या बोला कि एनजेएसी जो है सो ऐसे नाम का सिफारिश नहीं करेगी जिसमें जो सो दो या अधिक सदस्य असहमत हो, ठीक ना। अगर दो सदस्य सहमत नहीं है तो उसका नाम जो सो सिफारिश नहीं किया जाएगा, उसको जो सो राष्ट्रपति नियुक्त नहीं कर सकता, ठीक ना। एनजेएसी का सदस्य में से अगर दो सदस्य या सहमत है उस सदस्य को नियुक्त करने में, तो एनजेएसी जो सो उसका नाम सिफारिश नहीं करेगा। टोटल कितने सदस्य हैं? टोटल जो सो 6 मेंबर है, और उसमें से अगर दो सदस्य असहमत हो गए, ठीक है ना, तो उसका जो सो नियुक्ति नहीं किया जाएगा। मान लेते किसी ये नाम का जो सो एनजेएसी ने सिफारिश किया, ठीक है ना, और उसमें से जो सो 4 व्यक्ति ने हाँ कर दिया, ठीक है ना, 4 व्यक्ति ने हाँ कर दिया, और जो सो 2 व्यक्ति ने नो कर दिया, तो क्या होगा? अब जो सो राष्ट्रपति इसको नियुक्त नहीं करेगा, ये को जो सो राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 व्यक्ति ने जो सो एनजेएसी का 2 सदस्य ने जो सो असहमति दे दिया, मतलब अपना सहमति नहीं दिया, मतलब उसने बोल दिया कि हमें ये पसंद नहीं है, ठीक ना। आप किसी दूसरे को नियुक्त करो या फिर किसी दूसरे का नाम सिफारिश करो। मतलब अगर 4 लोग सहमत हो जाएं और 2 लोग असहमत हो जाएं तो नियुक्ति उसका नहीं होगा, उसका नाम प्रस्तावित नहीं होगा, ठीक है ना। कम से कम 2 लोगों की सहमति असहमति नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ। अगर मान लेते हैं कि टोटल 6 सदस्य हैं यहाँ पे, और इसमें से 2 सदस्य ने असहमति कर दी और 4 ने सहमति दे दी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 2 से संख्या कम होनी चाहिए। अगर एक सदस्य ने असहमति दी, अगर एक सदस्य ने जो सो ना कहा है तो उसका नियुक्ति हो जाएगा, लेकिन अगर 2 सदस्यों ने ना कहा दिया तो उसका नियुक्ति नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि कम से कम जो सो 2 सदस्यों की असहमति नहीं होना चाहिए, ठीक ना। इससे कम सदस्य होगा तो चल जाएगा, और अगर इससे ज़्यादा सदस्य ने असहमति जता दी तो और भी नहीं होगा। तो याद रखिएगा, अगर 2 सदस्यों ने असहमति जता दी किसी व्यक्ति के नाम पर, तो उसको जो सो राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करेगा, जज। अब इसका व्यवहार में क्या मतलब हुआ? 2 इधर है, 4 इधर है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से एक जो सो इधर आ जाएगा, ठीक ना। अगर मान लेते हैं कि 4 की जगह पे 5 लोगों ने जो सो सहमति दे दिया, तो क्या होगा? उसका नाम जो सो सिफारिश हो जाएगा, उसको जो सो राष्ट्रपति नियुक्त कर देगा, और एक की यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी, ठीक ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि अधिकतम 2 लोगों की असहमति नहीं होनी चाहिए, एक का हो सकता है और इससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अधिकतम जो सो 2 की असहमति नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। और कम से कम जो सो यहाँ पे आपको जो सो एक की असहमति होगी तो चल जाएगी, लेकिन एक से ज़्यादा अगर 2 की असहमति होगी तो नहीं चलेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ व्यवहार में, कि इसका मतलब जो सो यहाँ पे 5 लोगों की सहमति चाहिए किसी भी नाम का सिफारिश करने में, उसको नियुक्त करने में। बाकी एक सदस्य ना करे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यहाँ पे बहुमत का पक्ष हो गया, और बहुमत कितना होगा? 5 लोगों का, ठीक है। 6 सदस्य टोटल, इसमें से बहुमत का पक्ष होगा 5। अगर 5 लोगों ने किसी का भी नाम सिफारिश कर दिया जो जज बनने की योग्यता रखता है, तो राष्ट्रपति उसको नियुक्त करने के लिए बाध्यकारी है, ठीक है। और राष्ट्रपति उसको जज या फिर सीजेआई नियुक्त करेगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि 5 लोगों की जो है सहमति जरूरी है, ठीक ना। अगर 5 लोगों में से एक लोगों ने भी असहमति जता दी, अगर 4 ही लोगों ने अपनी सहमति दी, तो उसका नियुक्ति नहीं होगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे सीधा सी बात कि बहुमत 5 मेंबर से होगा, ठीक ना। 6 मेंबर में से 5 मेंबर की बहुमत है। अब देखिए सरकार ने इसके पक्ष में क्या कर दिया कि सरकार ने क्यों बोला कि हम एनजीएसी को लाना चाहते हैं, ठीक ना। चलिए हम लोग समझते हैं कि एनजीएसी को सरकार ने क्यों लाया है। तो सरकार ने पहला तर्क दिया कि इसमें जो सो इसमें जो सो नियुक्ति का जो प्रक्रिया, ठीक ना, उसको जो सो पारदर्शी बनाना है।
पारदर्शी बनाना है, ठीक ना, लोकतांत्रिक बनाना है, भ्रष्ट तरीके से जो सो नियुक्त नहीं करना है, ठीक ना। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कॉलेजियम सिस्टम में जो सो सारे सदस्य जो सो सिर्फ जज थे, कोई भी बाहरी सदस्य नहीं था। लेकिन यहाँ पे जो ये एनजेएसी है, उसमें से जो सो बहुत सदस्य जो सो बाहर के भी हैं, और बहुत सदस्य जो सो न्यायपालिका से भी हैं। तो देखिए इसको जो सो ये जो एनजेएसी है उसको जो सो संसद ने पारित कर दिया था, ठीक ना, संसद ने इसको पारित कर दिया था बहुमत से। संसद ने पारित कर दिया था, प्लस में इसको जो सो राज्यों ने भी पारित कर दिया था, राज्यों ने भी सहमति दे दिया था इस कानून को। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर आप न्यायपालिका की या फिर सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों में कमी करते हैं तो उसमें जो सो राज्यों का भी सहमति होना चाहिए, आधे से अधिक राज्यों का, ठीक ना। तो इसीलिए जो सो ये बिल जो सो ये कानून जो सो राज्यों के भी पास भेजा गया था, और इस कानून को जो सो राज्यों ने भी अनुमति अपनी दे दी थी। तो यहाँ पे देखिए संसद ने भी अनुमति इस कानून को दे दी, राज्यों ने भी दे दिया, और इसको जो सो 2015 में जो सो लागू भी कर दिया गया था एनजेएसी को, ठीक ना, एनजेएसी को 2015 में लागू भी कर दिया गया था। लेकिन जो सो इस कानून को जो सो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दिया गया। किसके द्वारा? तो वो दिया गया था वकीलों के समूह के द्वारा। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि आगे क्या होता है जब सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती दे दिया गया, तो आगे क्या होता है। जब हम लोग जानते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दिया जाता है तो उसको जो सो परमानेंट जो सो उसको वर्तमान में जो सो उसको लागू नहीं किया जाता है, उस पर विचाराधीन चलता है, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं कि आगे सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी पर क्या कहा है। तो देखिए अब यहाँ पे जैसे ही ये कानून संसद ने पारित किया एनजेएसी, वैसे ही जो सो इसको वकीलों के समूह के द्वारा जो सो अपनी अपनी शक्ति बचाने के लिए जो सो सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती दे दिया गया। अब यहाँ पे फोर्थ जज केस आता है। हम लोगों ने जो सो थर्ड जजेस केस पढ़ लिया, ठीक ना, 1 2 3 केस पढ़ लिया है, और उसमें जो सो कोलेजियम सिस्टम का जन्म होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले आपको वो लेक्चर जो देख लेना चाहिए, और उसके लेक्चर का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आप जो आई बटन पे भी क्लिक करके उसका लेक्चर देख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं ये फोर्थ जज केस क्या है, ठीक है। तो देखिए इस केस का नाम था सुप्रीम कोर्ट, ठीक ना, सुप्रीम कोर्ट बनाम भारत। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट, ठीक है, एडवोकेट वन रिकॉर्ड एसोसिएशन। एसोसिएशन बनाम भारत संघ। किसके खिलाफ चुनौती दिया गया था? तो ये चुनौती दिया गया था भारत संघ के खिलाफ, बनाम भारत संघ। और एक केस हुआ था 2015 में, और इसी को जो फोर्थ जजेस केस बोला जाता है। फोर्थ जजेस केस, ठीक है ना, 2015 में हुआ था, और इसको जो सो सुप्रीम कोर्ट में वकीलों के समूह के द्वारा चुनौती दिया गया था। कौन सा वकीलों के समूह? एडवोकेट वन रिकॉर्ड एसोसिएशन, ठीक ना, इसी के द्वारा चुनौती इसको दिया गया था भारत संघ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में। अब देखिए इस केस में जो सो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया सो। तो सबसे पहले देखिए कि इस केस में जो सो फोर्थ जजेस केस में जो सो सुप्रीम कोर्ट ने 99 संविधान संशोधन को जो सो रद्द कर दिया, ठीक ना।
99 संशोधन को रद्द कर दिया। 99 संशोधन का मतलब क्या हुआ? एनजेएसी वो जो कानून बनाया था 99 संशोधन के द्वारा, उसको जो सो रद्द कर दिया गया। और रद्द, हम लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या फिर न्यायपालिका के पास जो सो ये शक्ति है कि वो संविधान की, सॉरी, वो संसद या फिर कार्यपालिका, ठीक है ना, उसमें जो सो हमारा विधायिका या फिर जो कार्यपालिका, उसके द्वारा बनाए गए कानून या कार्यपालिका के द्वारा जारी किए गए आदेश आदेश को जो सो सुप्रीम कोर्ट जांच कर सकता है और उसको असंवैधानिक होने पर रद्द कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ये जो आपका एनजेएसी है वो असंवैधानिक है, इसीलिए हम जो सो इसको रद्द करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी को रद्द कर दिया, ठीक है ना, 2015 में इसको रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और ये बोला कि ये जो असंवैधानिक और इससे जो सो न्यायपालिका की शक्ति में हस्तक्षेप होता है। हस्तक्षेप का मतलब वही हुआ कि ये शक्ति जो सो सुप्रीम कोर्ट के पास है, न्यायपालिका के पास है, इसको जो सो संसद नहीं दे सकती हमसे। और दूसरा तर्क कोर्ट ने दिया कि इससे जो सो जजों की नियुक्ति में राजनीतिकरण हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ये पावर हम आपको दे देते हैं तो इससे जो सो जजों की नियुक्ति में जो सो राजनीतिकरण हो जाएगा। हालांकि कुछ हदों तक या फिर कुछ लिमिट तक जज का बात या फिर सुप्रीम कोर्ट का पक्ष सही था, क्योंकि इसे राजनीतिकरण होगा, ठीक है ना, नियुक्ति में राजनीतिकरण होगा अगर ये पावर कार्यपालिका के हाथों में या फिर विधायिका के हाथों में आएगी तब। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है कि अगर इस इस जजों की नियुक्ति अगर हम सिर्फ जो सो न्यायपालिका को दे देते तो उससे भी जो सो राजनीतिकरण होगा। कैसे होगा? तो चलिए हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो देखिए ये था हमारा एनजेएसी का गठन, ठीक ना, एनजेएसी का संरचना कैसे होता है सो। तो देखिए इसमें जो सो सबसे पहले एक हमारा है कि यहाँ पे एक अध्यक्ष है, ठीक है ना, एक अध्यक्ष है। और अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का ही सीजेआई है और ये वर्तमान ही है। और जो 5 मेंबर है उसमें से भी 2 सुप्रीम कोर्ट का ही मेंबर है और एक जो सो विधि मंत्री है, ठीक ना। तो ये इसमें सुप्रीम कोर्ट का टोटल कितना मेंबर हो गया? एक यहाँ और 2 यहाँ, 3 सुप्रीम कोर्ट का मेंबर हो गया, ठीक ना, 3 सुप्रीम कोर्ट का मेंबर हो गया। और यहाँ पे एक बच गए विधि मंत्री और यहाँ पे 2 ख्याति जज। तो यहाँ पे जो सो अगर हम प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे तो यहाँ पे जो सो आपको सिर्फ विधि मंत्री ही जो सो संसद का मंत्री है, संसद का जो सो या फिर संघ का आदमी होगा, ठीक ना, संघ का जो सो आदमी होगा ये विधि मंत्री व्यवहार में। क्यों? क्योंकि ये जो अस्थाई सॉरी ये जो ख्याति लब्ध व्यक्ति है इसको जो सो 3 सदस्यीय समिति नियुक्त करेगी। और इसमें से भी जो सो हमारा मेन अध्यक्ष कौन है? सुप्रीम कोर्ट का ही सीजेआई है। और यहाँ पे एक पीएम है और यहाँ पे एक विपक्ष का भी नेता है। तो देखिए इसमें कितनी पारदर्शिता आ रही है। एक अध्यक्ष है, एक पीएम है और एक अपोजिशन का नेता है। तो यहाँ पे ये तीनों जो सो किसी गलत व्यक्ति को चुन नहीं सकती हैं, उसी को चुनेंगे जो जिसमें तीनों की सहमति हो गई, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि ये पीएम है और ये अपोजिशन है, तो इन दोनों में बनेगा नहीं, और इन दोनों में नहीं बनेगा और इनका जो सो इनसे भी नहीं बन सकता है। तो यहाँ पे जो सो उसी व्यक्ति को जो सो नियुक्त किया जाएगा जो तार्किक होगा, ठीक है ना, मतलब जो कानून का जानकार होगा सही। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो सो राजनीतिकरण जो सो संसद के द्वारा बहुत कम किया जा रहा है। क्योंकि हम लोग पहले देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सो 3 प्रत्यक्ष रूप से सुप्रीम कोर्ट का मेंबर है 3, और एक जो सो विधि मंत्री संघ का है और ये जो सो कानून का जानकार होता है विधि मंत्री। और ये जो 2 बच गया उसमें से भी जो सो उसको विपक्ष के नेता द्वारा और सत्ता दल के नेता के द्वारा और अध्यक्ष के सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई के द्वारा ही नियुक्त किया जाएगा। तो यहाँ देखिए कि यहाँ पे जो सो राजनीतिकरण होने का जो सो चांस बहुत कम होता है, क्योंकि यहाँ पे सब जो सो सुप्रीम कोर्ट के जजों के द्वारा इसको नियुक्त किया जा रहा है।
मात्र एक यहाँ पे पीएम है और यहाँ पे एक विधि मंत्री, दो। ठीक। बाकी सब जो सो सुप्रीम कोर्ट का ही आदमी होगा। तो इसीलिए यहाँ पे राजनीतिकरण होने का कम चांस है। लेकिन यहाँ पे जो कॉलेजियम है उसमें से जो सो सब पांचों सदस्य जो सो सुप्रीम कोर्ट के ही मेंबर है। तो इसीलिए जो सो कॉलेजियम से राजनीतिकरण ज्यादा हो सकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भाई भतीजावाद हो सकता है, भ्रष्ट हो सकता है, भ्रष्टाचार हो सकता है। बोल सकता है कि पैसे ले लो और मुझे सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए नाम मेरा सिफारिश कर दो। ऐसा भी हो सकता है कि जो जज है वो सिर्फ अपने रिश्तेदार, अपने परिवार, अपने ही खानदान के लोगों का नाम सिफारिश करे। ऐसा भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसको वो शक्ति दिया गया है कि वो जिसका मन चाहे, जिसका नाम चाहे उसका सिफारिश कर सकता है। लेकिन जब एनजेएसी होगा तो इसमें जो सो एक व्यक्ति सरकार का भी होगा, ठीक ना, सत्ता दल का भी होगा, एक जो सो विपक्ष का नेता का भी होगा। तो इसीलिए यहाँ से भ्रष्ट आदमी जाने के चांस कम होते हैं। तो देखिए यही है हमारा एनजेएसी का प्रावधान। बाकी ये एनजेएसी तो अभी लागू नहीं है। अब आगे अगर फिर से सरकार दबाव डालती है न्यायपालिका पर, तब हो सके कि लागू हो सके, ठीक ना। बट अभी ये वर्तमान में लागू नहीं है, और वर्तमान में जो सो हमारा कॉलेजियम ही लागू है। क्या लागू है? कॉलेजियम। और इसी के द्वारा जो सो अभी जजों की नियुक्ति होती है। और इसमें से जो सो सब सुप्रीम कोर्ट के आदमी, कोई भी सरकार का आदमी नहीं है। तो इसमें जो सो भ्रष्टाचार होने की आशंका रहती है कि केवल सुप्रीम कोर्ट के ही आदमी हो और वो जिसको भी चाहे उसको नियुक्त कर देंगे, जिसका भी नाम चाहेंगे उसका नाम सिफारिश कर देंगे। तो यही था हमारा एनजेएससी का टॉपिक। चलिए फिर हम लोग ये टॉपिक आज का हमारा पूरा होता है। फिर हम लोग मिलेंगे तब तक किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।